जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के 30 प्रश्न करने वाले हैं। कल हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर का थ्योरी पोर्शन डिटेल में कर लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम वर्णमाला के 30 प्रश्न करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने कल जो है उसका थ्योरी पोर्शन किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अच्छे से देख लिया है तो आज आप ये क्वेश्चन सेकंडों में कर पाएंगे। इसमें मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। 30 प्रश्नों में शुरुआत के 3 से 4 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होने वाले हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं वो सभी वर्णमाला से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, सी है ईरानियों द्वारा और डी है जापानियों द्वारा। मतलब जो हिंदी शब्द आया उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों शुरुआत में हिंद था। हिंद में जब बड़ी ई प्रत्यय लग गया तो ये प्रत्यय जो होता है ये ईरानी प्रत्यय है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः किस शब्द का है। हिंदी शब्द मूलतः किस शब्द का है, तो पहला ऑप्शन हो जाता है अंग्रेजी का है या फिर फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है चीनी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो अंग्रेजी का है ये शब्द, ना ही पुर्तगाली का है और ना ही चीनी शब्द है, ये फारसी शब्द है। तो इस तरीके से आप में क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो फारसी भाषा का ये। दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है या 10 जनवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है या फिर 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो 14 सितंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब हमने कल आप लोगों को दीर्घ स्वर बताया था और उसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा आ नहीं है, बड़ी ई नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है या ए नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए इसका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये सब क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं और ए ओ औ ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है या डी ऑप्शन है दंत है। तो दोस्तों इसका होता है तालव्य। या कहाँ से बोला जाता है, तो हम तालव्य से बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। तो ई और या किससे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अब हम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से दाईं ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों कल मैंने बताया था कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके आप ये जब वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 2 होती हैं या फिर 8 होती हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या है 25 है संख्या, या 51 है, 52 है या 45 है। तो दोस्तों कल मैंने फर्स्ट ही स्लाइड में कराया था कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या 51 है, 51 है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों अच्छे से कर रहे होंगे और कल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आप सेकेंडों में क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, 44 हैं, 33 हैं,
52 है या फिर दोस्तों ये 33 नहीं, इसमें 35 कर लेते हैं, ये मिस्टेक से यहाँ पर 33 आ गया है। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कुल वर्ण होते हैं 52। तो यहाँ पर कुल लिपियाँ कितनी हो जाएंगी, वर्ण लिपियाँ, तो 52 हो जाएंगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वाह होता है। अब देखना है कि हमें कौन सा, इसमें तो गा ऑप्शन है, जा है, सा है, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वाह यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से कल वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आपके क्वेश्चन सेकेंडों में हो पा रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ला है, जा है, मा है या फिर हा है? तो दोस्तों कल मैंने ऊष्म व्यंजन आप लोगों को बताए थे। ऊष्म व्यंजन तीनों सा होते हैं और हा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप जल्दी से कर भी पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा है, गा है, घा है या फिर था है? तो अल्प प्राण मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ग का कौन सा व्यंजन होता था? पहला, तीसरा और पांचवा। तो खा तो दूसरा है, गा तीसरा है वर्ग का, और घा कौन सा है? चौथा है, और था दूसरा है। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, तीसरा ये वाला ऑप्शन गा आ रहा है, तो इसलिए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? गा ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा उच्चारण किस से होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि चा वर्ग जो है या फिर पूरा छोटी, बड़ी या और चा वर्ग, मैंने कल बताया था आपको कि ये तालु से बोला जाता है, इचु यसानाम तालु। तो इसलिए ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ना तो कंठ सही होगा, ना ही मूर्धा, ना ही ओष्ठ, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है परंपरागत रूप से स्वरों की कितनी संख्या होती है? 13 होती है, 11 होती है, 33 होती है या फिर 10 होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब 11 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 13 होती थी। अंग और आह को अब हटा दिया गया है स्वरों से, इसलिए 11 बची है, और संस्कृत में हमने बताया था कि 13 ही होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ हैं। ह्रस्व दीर्घ क्या है? मात्रा है, व्यंजन है, स्वर है या फिर विसर्ग हैं। तो मैंने कल बताया था कि ये स्वर के ही पार्ट होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये सब स्वर के पार्ट होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन मतलब कि जैसे एक व्यंजन था का और फिर सा मिला तो ये बन जाता है छा, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना तो अल्प प्राण होगा, ना ही अंतस्थ व्यंजन होगा, ना ही महाप्राण होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, छा, छत्री वाला छा होता है, त्रिशूल वाला त्रा होता है, और ज्ञा होता है, और श्री वाला, श्रीमान वाला श्रा होता है ना। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के जो बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए जाके। दोस्तों मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि वो वाला अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेकंडों में नहीं, नैनो सेकंडों में हो जाएंगे। तो आपको वो वाला वीडियो अच्छे से देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अनुस्वार किसका काम करता है? विसर्ग का काम करता है, चंद्र बिंदु का काम करता है, पंचम वर्ग का काम करता है या फिर स्वर का काम करता है? तो अनुस्वार क्या होता है? अंग होता है ना। तो ये किसका काम करता है? तो ये काम करता है दोस्तों पंचम वर्ग का। किसका काम करता है? पंचम वर्ग का करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब हमें बताना है कि संयुक्त स्वर नहीं है। नहीं पे आपको गोला कर देना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर नहीं है। तो ए ऑप्शन है, ओ नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है या बड़ा ऊ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त स्वर
ए ऐ ओ और औ होते हैं तो बड़ा ऊ नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वा व्यंजन है, वा व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण है, अर्धस्वर है या अघोष है? तो ये वा जो है ये अर्ध स्वर है। वा मतलब अंतस्थ, अंतस्थ क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, या, रा, ला और वा, ये क्या है? अर्धस्वर। तो वा क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, छत्री वाला जो छा है ये किसके योग से बना होता है? अभी मैंने बताया था ऊपर कि का और सा से ये मिल करके बना होता है, तो इसको क्या हम कहते हैं? ये छत्री वाला छा हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण खा है, था है, चा है या फिर फा है? तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा चा वर्ण, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान है, घा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है? तो घा किस में आता है? तो का वर्ग में आता है। तो का वर्ग मैंने बताया था कल कि कंठ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वित व्यंजन है? दोस्तों द्वित व्यंजन क्या होते हैं कि एक जैसे हमने लिखा छज्जा, तो आधा जा होता है फिर पूरा जा होता है, तो ये क्या होता है? ये द्वित व्यंजन कहलाता है। तो द्वित व्यंजन, अब इसमें हमें संत में नहीं है और समाचार भी नहीं है, अड्डा में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राण भी नहीं होगा, तो इसका 23 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? महाप्राण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं या पहले दूसरे में आती हैं, या दूसरे तीसरे में आती हैं, या दूसरे चौथे में आती हैं, या पहले और चौथे में आती हैं। तो दोस्तों पता है हमें कि महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे अल्प प्राण मैंने बताया था, अल्प प्राण क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग होता है। ऐसे ही महाप्राण का क्या होता है? महाप्राण क्या हो जाता है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? अब आपको ये बताना है कि घोष नहीं है, तो रा नहीं है, ता नहीं है, ला नहीं है या फिर डा नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो घोष होते हैं, हमने कल बताया था, इसको हम सघोष कहते हैं और अघोष कहते हैं। सघोष और अघोष मैंने कल बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ता जो है ये अघोष नहीं है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? घोष नहीं, मतलब ये अघोष हो जाएगा। हमने बताया था कि अघोष क्या होता है? अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ग, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष क्या हो जाता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ता ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 10 भेद होते हैं, 11 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर 2 हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ह्रस्व स्वर कल मैंने बताया था, छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है और री आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा दीर्घ आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। सी ऑप्शन बड़ा ऊ आ रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रीढ़। तो डी ऑप्शन इसका ह्रस्व क्या हो जाते हैं? छोटा आ होता है, छोटी, छोटा ऊ और रीढ़ होता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक स्वर है? क्या छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है या सभी है? तो दोस्तों ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा 28 का भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ध्वनि है, पद है, शब्द है या फिर वाक्य है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द हमारी। अगर वर्ण पूछता तो ध्वनि हो जाती, नहीं पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप इन सभी वीडियोस का लाभ भी उठा पाएँ। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 8 होती है या 2 होती है? तो दोस्तों हमें पता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण जो होता है, ये 4 जो होते हैं ये हमारे मूल स्वर होते हैं, तो इसलिए ये 4 होते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही इस वीडियो में क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं
तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।